जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग शिक्षण की एक और अन्य महत्वपूर्ण विधि पर साथ में है। आप देख पा रहे हैं व्याख्यान प्रदर्शन विधि, या जिसे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या कहीं कहीं आप केवल डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी आप पढ़ते हैं। क्योंकि इसका एक रीजन है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन इसका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि व्याख्यान विधि के जब हम डिटेल में जाएंगे, वो प्रदर्शन विधि की जब हम डिटेल में जाएंगे, वहां पे हम देखेंगे कि प्रदर्शन कार्य जो होता है उसमें व्याख्यान भी निहित तो होता है। सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण के बाद, यानी कि व्याख्यान के बाद प्रदर्शन कार्य करना होता है। तो इसलिए आप इसे जब दोनों नामों से देखते हैं तो एक ही बात होती है। क्या है प्रदर्शन विधि? प्रदर्शन विधि में क्या क्या होता है और ये बाकी अन्य विधियों से किस प्रकार भिन्न है, ये सारी चीजें हमको समझनी। व्याख्यान विधि शिक्षण की एक ऐसी श्रेष्ठ विधि मानी जाती है जो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन द्वारा, निरीक्षण द्वारा सीखने के सिद्धांत पर निहित होती है। तो सीखने के सिद्धांत लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के सिद्धांत का अर्थ क्या है? इसमें बच्चा शिक्षक के द्वारा जो सैद्धांतिक प्रस्तुति की जाती है उन तथ्यों को, अवधारणाओं को प्रदर्शन के माध्यम से और देखता है, और प्रदर्शन के माध्यम से वो जो अवधारणा है जो उसे सैद्धांतिक तौर पे बताई गई है उनका उसे बिल्कुल सटीक, सही, स्पष्ट उसको एक स्पष्टीकरण मिलता है। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में कहूं कि वो मूर्त प्रदर्शन द्वारा वो उस अमूर्त अवधारणा को सीखता है। ये प्रदर्शन विधि की विशेषता होती है। और प्रदर्शन विधि को हम खास तौर से विज्ञान जैसे विषय हैं, पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय हैं और गणित जैसे विषयों के कई अवधारणात्मक उसमें हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक अंतर होता है प्रदर्शन विधि का प्रयोगशाला विधि से। प्रयोगशाला विधि में भी हमने इस बात को चर्चा में लिया है कि प्रदर्शन और प्रयोगशाला में एक अंतर होता है। प्रयोगशाला विधि में बालक द्वारा करके सीखना भी निहित होता है, बालक स्वयं करके सीखता है। प्रयोगशाला विधि में, प्रदर्शन विधि में बालक स्वयं करके नहीं सीखता है, वो प्रदर्शन अध्यापक के द्वारा जो किया जा रहा है, अध्यापक के द्वारा सैद्धांतिक ज्ञान के प्रस्तुतिकरण के बाद फिर जो प्रयोग प्रदर्शन किया जा रहा है उसके माध्यम से सीखता है। तो इसका मतलब इसमें बालकों का खुद का करना नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग नहीं है, ओनली लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है। तो बच्चा स्पष्ट समझ बनाता है, अवधारणाएं उसे सही तरीके से समझ में आती है, प्रभावी शिक्षण होता है। लेकिन अध्यापक केंद्रित ये प्रोसीजर होता है, बाल केंद्रित नहीं होता। क्योंकि बाल केंद्रित विधि की विशेषता होती है कि बाल केंद्रित में संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु जो होगा वो बालक होगा। बालक को ही सब कुछ करना है, बालक को निर्णय लेने हैं, अध्यापक केवल परामर्शदाता में होगा। लेकिन इस विधि में संपूर्ण नियंत्रण जो रहता है, संचालन जो रहता है, संपूर्ण प्रस्तुतिकरण जो रहता है, प्रदर्शन कार्य जो रहता है, वो सब अध्यापक के हाथ में होता है। और इसीलिए बड़ा अच्छा एक प्रश्न बनता है कि ये जो विधि है प्रदर्शन विधि, ये द्विपक्षीय होती है। ध्यान रखो, एक तथ्य ध्यान रखना कि अध्यापक केंद्रित जितनी भी विधियां होंगी वो सब एक पक्षीय होंगी, वन वे ट्रैफिक होगा। प्रदर्शन विधि द्विपक्षीय है, यानी कि दोनों तरफ से इंटरेक्शन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक केंद्रित है। क्योंकि नियंत्रण संचालन जो है वो पूरा अध्यापक के हाथ में। बच्चे केवल एक, लेकिन बच्चे मूक दर्शक नहीं है। जैसे केवल व्याख्यान लेक्चर मेथड जो होता है, केवल लेक्चर मेथड, वहां पे बच्चे मूक श्रोता की भूमिका में होते हैं। यहाँ पे बच्चे मूक श्रोता नहीं है, वो कुछ हद तक सक्रिय रह करके सीख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, मूर्त अनुभवों से अमूर्त अवधारणाओं को समझ रहे। तो सक्रिय तो है कुछ सीमा तक। तो प्रक्रिया जो है वो द्विपक्षीय है, टू वे ट्रैफिक है। इसके उपरांत भी शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि नियंत्रण जो है सारा, संचालन जो नियंत्रण है वो सारा का सारा अध्यापक के हाथ में है। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छी विधि है और इसके बारे में जो बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं, परीक्षा में विशेष तौर पर प्रश्नों के तौर पर जोड़ते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि, शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है जो
जो अवलोकन द्वारा सीखने, जो अवलोकन द्वारा सीखने, अवलोकन द्वारा सीखने यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। प्रयोगशाला विधि में हम लिखेंगे, हम लिखते हैं लर्निंग बाय डूइंग। प्रयोगशाला विधि में इसमें लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के सिद्धांत पर आधारित होती, आधारित होती है। होती है इस विधि में, इस विधि में शिक्षक द्वारा, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की सैद्धांतिक प्रस्तुति के बाद, ध्यान रखेंगे अवधारणाओं की सैद्धांतिक प्रस्तुति के बाद, सैद्धांतिक प्रस्तुति के बाद उस पर डैश 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 लगा रहा हूं क्योंकि बात हमारी कंटिन्यू अगले पेज पे चलेगी। सैद्धांतिक प्रस्तुति के बाद उस पर आधारित प्रयोग प्रदर्शन, प्रयोग प्रदर्शन करके दिखाया जाता, करके दिखाया जाता। बालक मूर्त अनुभवों द्वारा, बालक मूर्त अनुभवों द्वारा, क्योंकि जो प्रदर्शन उनको करके दिखाया जा रहा है वो उनके मूर्त अनुभव है, उनके सामने चल रहा है। तो मूर्त अनुभवों द्वारा अमूर्त अवधारणाओं को, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट तथा सरल तरीके से, स्पष्ट तथा सरल तरीके से समझ पाते हैं। तो मुझे अगर मान लीजिए मेरे शिक्षक द्वारा विज्ञान का, गणित का, पर्यावरण अध्ययन का ऐसे विषय जहां पे प्रदर्शन कार्य पॉसिबल हो सकता है, ऐसी कोई अवधारणा बच्चों को बताई जा रही है, मुझे मेरे शिक्षक बता रहे हैं और सैद्धांतिक तौर पे बताए जाने के बावजूद भी मैं उसे बहुत अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूं। मेरे अध्यापक मान लीजिए गणित अगर पढ़ा रहे हैं तो गणित में मान लीजिए किसी ठोस आकृति के बेलन के, घन के, घन आपके किसी पृष्ठों के, उसकी भुजाएं, उसके शीर्ष, उसके बारे में सैद्धांतिक तौर पे बता रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन उठा करके उन्होंने घन या घनाभ या बेलन के आकार की कोई आकृति उठा करके उसके अलग अलग पार्टों को मेरे सामने प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, तो वो समझ में अच्छे से आ गई। विज्ञान में कोई अवधारणा चल रही है, अध्यापक मान लीजिए पुष्प के किन्हीं भागों पर चर्चा कर रहे हैं और वो सैद्धांतिक चर्चा कर रहे हैं, बच्चे पूरी तरीके नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर उन्हीं के हाथ में एक पुष्प होगा, उसके अलग अलग अंगों पे, उस अलग अलग भागों पे वो प्रत्यक्ष मूर्त प्रदर्शन करके चर्चा करेंगे, सैद्धांतिक भी बताएंगे, प्रदर्शन करके भी बताएंगे कोई अवधारणा। और ध्यान रखो, प्रदर्शन विधि कई सारी वैज्ञानिक घटनाओं का बड़ा सटीक एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। बच्चों को जो अवधारणाएं सैद्धांतिक तौर पर समझ में नहीं आती, वो प्रयोग प्रदर्शन से समझ में आती है, इसीलिए विधि श्रेष्ठ होती है। मैं जब इस विधि को पढ़ाता हूं तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब बचपन में हम जब सैद्धांतिक तौर पर पढ़ते थे कि सूर्य जो है वो पूर्व से या पश्चिम से कहीं से निकलता नहीं है, वो तो स्थिर है। पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की गति करती है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता दिखता है। तो कई बार एक दिमाग में प्रश्न आता था जब हम पढ़ते थे कि भारत में जब दिन होता है तो अमेरिका में या यूरोप के कई देशों में उस समय रात होती है, या वहां पे दिन होता है तो भारत में रात होती है। तो मैं बड़ा टेंशन में होता था कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि
भारत में जब अंधेरा हो गया तो सूर्य हमने तो नीचे जाता देखा है, डूबता हुआ देखा है। तो दिमाग में ये आता था कि यार सूरज डूब गया, तो दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठता था कि वो निकल कहां से गया, जब डूब गया तो निकल कहां। तो कभी कभी डाउट होता था कि अमेरिका में हमारे यहाँ रात होगी, अमेरिका में इस समय दिन है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका सूरज जहां डूबा था उसके नीचे कहीं अमेरिका है। वो कुल मिलाकर के सैद्धांतिक तौर पर समझने में नहीं आती थी। लेकिन अध्यापक ने पहली बार जब ये प्रयोग प्रदर्शन करके दिखाया, एक बल्ब को लेकर के उसके सामने ग्लोब रखा, और ग्लोब जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, वो अपनी धुरी पर पृथ्वी घूम रही है, तो जिस समय भारत उस बल्ब जो है वो सूर्य के तौर पर है, तो उसकी प्रकाश की किरणें जब भारत पर पड़ती हैं, उस समय ग्लोब के पीछे के जो देश है, जो सूर्य के सामने जो देश है उसके पीछे जो देश है, तो अमेरिका और यूरोप के कई देश पीछे हैं, वहां पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं, तो उस समय वहां पे रात है लेकिन भारत पे दिन है। लेकिन पृथ्वी जब घूमती जाती है अपनी धुरी पर, तो भारत जो है वो पृष्ठ भाग में, पीछे के भाग में जाता जाता है, तो पीछे के भाग वाले देश सूर्य के सामने आने लगते हैं, तो फिर सूर्य की किरणें उन देशों में दिन करती हैं, तो फिर भारत में रात हो जाती है। वो एक प्रयोग के बाद समझ में आया। तो वैज्ञानिक घटनाओं का सटीक स्पष्टीकरण मूर्त अनुभवों से सीखा। हालांकि ये बात आप समझ सकते हो कि ये सारा प्रदर्शन कार्य जो है कर अध्यापक, कर गुरुजी रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। इसीलिए प्रदर्शन के बारे में कहा जाता है कि ये इसका नियंत्रण, कंट्रोल जो होता है वो अध्यापक के। इसीलिए इस विधि को कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये विधि, क्योंकि ये प्रश्न आया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो गए। बच्चों ने ये सोच करके कि इसमें तो बच्चे भी सक्रिय हैं, बच्चों ने इसे बाल केंद्रित विधि कर दिया। ध्यान रखो, बाल केंद्रित विधि नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि है। प्रक्रिया का नियंत्रण अध्यापक के हाथ। तो अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट तथा सरल तरीके से समझ पाते हैं, मूर्त अनुभवों के द्वारा अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट तरीके से समझ पाते हैं। प्रदर्शन विधि में, प्रदर्शन विधि में सैद्धांतिक ज्ञान का, सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल पुनर्बलन हो जाता है। तत्काल पुनर्बलन, और तत्काल पुनर्बलन ये शब्द आप ध्यान रखेंगे। तत्काल पुनर्बलन सैद्धांतिक ज्ञान का, यानी कि बच्चों को आपने थ्योरेटिकली जो पढ़ाया है, बच्चों ने प्रयोग के द्वारा उससे अच्छे से अवधारणा को समाहित कर लिया, सीख लिया, उस बात को एक जो अध्यापक जो बताना चाह रहा था उस अवधारणा तक पहुंच गए बच्चे। इसका मतलब सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल पुनर्बलन, सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल पुनर्बलन होता है। तो क्या प्रक्रिया रही प्रयोग प्रदर्शन विधि में, कि बच्चों को शिक्षक द्वारा अवधारणाओं को सैद्धांतिक प्रस्तुति कर दी जाती है, उसके बाद उस पर आधारित प्रयोग प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। उस प्रयोग प्रदर्शन से बच्चे उस अवधारणाओं को ज्यादा स्पष्ट और स्थायी तरीके से सीख पाते हैं, भली प्रकार से सीख पाते हैं, और सैद्धांतिक ज्ञान का पुनर्वलन होता है। प्रयोगशाला विधि में एक चीज एक्स्ट्रा होती है, इसमें लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन होता है। प्रयोगशाला विधि में लर्निंग बाई डूइंग भी होती है, इसमें लर्निंग बाई डूइंग नहीं होती। तो अब आप एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि प्रयोगशाला विधि में जहां सारी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं, देखना भी, सुनना भी, चखना भी, सूंघना भी, स्पर्श करना, सब कुछ सक्रिय है। प्रयोगशाला विधि में, प्रदर्शन विधि में केवल दो सक्रिय है, एक तो आंखें देख रही हैं और कान सुन रहे हैं, यानी कि आपकी श्रवणेन्द्रिय, यानी कि सुनने वाली इंद्रिय, और दृश्य इंद्रिय, यानी कि आंख, यही सक्रिय रहती है। आपको करना कुछ नहीं होता है, ना आपको चखना है, ना स्पर्श करना है, ना सूंघना, ये कुछ करना नहीं होता है। तो इसका मतलब प्रदर्शन विधि में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। प्रदर्शन विधि में, प्रदर्शन विधि में दो प्रमुख ज्ञानेंद्रियां, दो प्रमुख ज्ञानेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी, एक तो दृश्य इंद्रिय, दृश्य इंद्रिय यानी कि आंख है, दृश्य इंद्रिय, तथा श्रवण इंद्रिय यानी कि कान। यानी कि आप देखना और सुनना सबसे ज्यादा करते हैं, श्रवण इंद्रिय सक्रिय रहती, सक्रिय रहती है। अर्थात, अर्थात बालक देखकर एवं सुनकर
देखकर एवं सुनकर अवधारणाओं को समझते हैं, अवधारणाओं को समझते हैं। इसीलिए इसीलिए इस विधि को इसीलिए इस विधि को और अब मैं जो नाम ले रहा हूं ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया है कि किस विधि को देखो और सुनो और समझो। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पे आधारित माना जाता है। देखो सुनो और समझो। ध्यान रखो, देखो सुनो और समझो, करो नहीं, करना नहीं है, मतलब देखना है, सुनना है। लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप देखते हो, जब आप सुनते हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब आप करते हो तो ये करना होता है, ये लर्निंग बाई डूइंग होती है, जो प्रदर्शन विधि में नहीं होती है। दृढ़ता से आप लोग समझ लो। तो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। के सिद्धांत पर आधारित। तो ये प्रश्न परीक्षा में आया कि देखो सुनो और समझो कौन सी विधि होती है। देखो सुनो और समझो ये कौन सी विधि होती है। तो देखो सुनो और समझो में यानी कि मैंने कहा दृश्येंद्रिय और श्रवणेंद्रिय, दृश्येंद्रिय और श्रवणेंद्रिय ये दोनों वो होती है। और इसमें केवल देखना और सुनना सबसे ज्यादा नेत होता है, करना नेत नहीं होता है। तो अन्य जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो काम नहीं करती, उतना नहीं करती। सक्रिय सबसे ज्यादा दुई। तो जो अवधारणाओं पर जो स्पष्ट समझ बनती है वो इन्हीं दो इंद्रियों के माध्यम से बनती है। देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पे आधारित माना जाता है। मूर्त से अमूर्त ज्ञान देने वाली विधि। प्रदर्शन विधि के बारे में एक और बड़ा अच्छा एक शब्द आता है, शिक्षक की प्राकृतिक विधि किसे कहते हैं। शिक्षक की प्राकृतिक विधि। इस विधि को मैं इसको भी दूसरी इंक पर लिख देता हूं। इस विधि को शिक्षक की प्राकृतिक विधि, शिक्षक की प्राकृतिक, ये ऐसे शब्द जो है ना परीक्षा में कहीं ना कहीं जब जुड़ जाते हैं तो फिर आपको ध्यान आता है कि ये कहां से। अभी आप देखिए कई सारे एग्जाम में ऐसा हुआ कि कई सारे जो कॉन्सेप्ट, कई सारे जो टॉपिक थे वो कहीं बच्चों के डिस्कस नहीं हुए थे, वो केवल मेरी शिक्षण वीडियो में डिस्कस हुए, बच्चों को परीक्षा में मिले। और बच्चों ने इस बात के लिए धन्यवाद भी दिया कि सर ये हमको किसी बुक में या किसी नोट से नहीं मिला, कहां कहां से कई कई चर्चाएं निकाल करके लाते हैं। तो इस विधि को शिक्षक की प्राकृतिक विधि, नेचुरल विधि, शिक्षक की एक टीचर के लिए बड़ी नेचुरल विधि है। और नेचुरल विधि का कारण आप समझ रहे हैं कि इसमें शिक्षक पहले तो बच्चों को बताएगा, समझाएगा, उदाहरण बताएगा और फिर उनके बारे में कुछ प्रदर्शन करके दिखाएगा। तो बच्चों को प्रदर्शन करके बच्चों को मौखिक तौर पे बता रहा है, समझा रहा है। मौखिक तौर पे बताना समझाना मतलब हो गया सैद्धांतिक ज्ञान देना। और सैद्धांतिक ज्ञान देने के बाद वो अपने उदाहरणों से, प्रदर्शन वाले उदाहरणों से बच्चों को समझाएगा। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई अतिरिक्त प्रोसीजर नहीं है। और ध्यान रखो ये ज्यादातर टीचर करते हैं। इसलिए शिक्षक की प्राकृतिक विधि जब आ जाए तो शिक्षक की प्राकृतिक विधि, प्रदर्शन विधि को आपको टिक करना है। शिक्षक की प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है, भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इस विधि में क्योंकि इस विधि में शिक्षक द्वारा, इस विधि में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यार्थियों को सैद्धांतिक रूप से सैद्धांतिक रूप से समझाने के बाद
समझाने के बाद उदाहरणों को प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो मान लीजिए मैं ही अगर आपको कोई चीज समझा रहा हूं, मैं ही मान लीजिए आपको कोई तथ्य, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि देखो बच्चों, ईंट जैसे घनाभ जो होता है, मान लीजिए गणित का कोई सपोज टॉपिक है और मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि देखो टॉपिक घनाभ जो होता है उसमें इस तरीके से 6 फलक होते हैं, आमने सामने के फलक समान होते हैं, विपरीत ओर के जो फलक होते हैं, तो वो जो अगर बातें, लेकिन मैं 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो अगर मान लीजिए वो बातें बच्चे ऐसे नहीं समझ रहा है, लेकिन मैंने अगर उठा लिया, पहले सैद्धांतिक तौर पर बता दिया, फिर मैंने कहा कि देखो बच्चों ऐसे समझो। अब मैं तरीका क्या है, बच्चों को मौखिक समझा रहा हूं और फिर मुझे लग रहा है कि बच्चों को किसी वस्तु के माध्यम से बता भी देना चाहिए, तो मैं देखो बच्चों ये जैसे ये है, अब आप इससे देखेंगे गौर से, जैसे ये घनाभ का है, तो ये वाला जो फलक है इसका विपरीत फलक, ये दोनों समान क्षेत्रफल के हैं, ये वाला जो फलक है इसके नीचे वाला जो फलक है ये विपरीत है, समान है। तो बच्चा प्रदर्शन जैसे ही देखने लगा, प्रदर्शन के माध्यम से बच्चा ज्यादा अच्छे से उसको एडॉप्ट कर पा रहा है, उसे ग्रहण कर पा रहा है कि हाँ ये बात सही है। तो बच्चे को सैद्धांतिक ज्ञान की प्रस्तुति के बाद तो शिक्षक की प्राकृतिक विधि जो होती है वो ये विधि होती है। प्रदर्शन विधि में एक शिक्षक के द्वारा किसी भी कॉन्सेप्ट को, उसकी कॉन्सेप्ट की जो संरचना है, कॉन्सेप्ट की जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसे प्रदर्शन के माध्यम से, श्रव्य दृश्य माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और बच्चा उससे समझ जाता है। तो किसी भी अवधारणा या है करके प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात अवधारणाओं अवधारणाओं की संरचना कार्य प्रणाली को श्रव्य दृश्य माध्यम से समझाया जाता है। तो श्रव्य दृश्य बच्चे सुने और बच्चे देखें, इसीलिए हमने कहा देखो, सुनो और समझो। दृश्येंद्रिय और श्रवणेंद्रिय ये दोनों वो है। तो देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि होती है? ऐसी कौन सी विधि होती है जिसमें बच्चा मूर्त से अमूर्त अवधारणाओं को सीखता है, लेकिन हाथ से कुछ नहीं करता है, यानी कि क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं है, बाकी संज्ञानात्मक और भावात्मक का विकास है। यानी कि संज्ञानात्मक मानसिक क्षमताएं भी उसकी बढ़ रही है, तर्क चिंतन वो सबका विकास हो रहा है, सीखने के लिए प्रेरित भी हो रहा है, भावात्मक पक्ष का भी विकास हो रहा है, लेकिन क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं है, वो प्रदर्शन विधि में होता है। और ध्यान रखो, प्रदर्शन विधि प्रयोगशाला विधि से इसलिए भिन्न होती है, इसको भी मैं लिख देता हूं, प्रदर्शन विधि एवं प्रयोगशाला विधि में प्रमुख अंतर यह है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज होकर के यहां अटकते हैं। प्रमुख अंतर यह है कि प्रयोगशाला विधि में करके सीखना भी निहित तो होता है। निहित तो होता है। अतः प्रयोगशाला विधि बाल केंद्रित मानी जाती है। बच्चा जब खुद करेगा तो बाल केंद्रित। तो प्रयोगशाला विधि बाल केंद्रित होगी,
प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित होती है। दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि अवधारणा का सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण जैसे प्रयोगशाला प्रदर्शन विधि में है, प्रयोगशाला विधि में अध्यापक के निर्देश है। मूर्त अनुभव से अमूर्त चिंतन की ओर वो भी जा रही है, ये भी जा रही है। किन्हीं चीजों को देख और सुन यहां भी जा रहा है, देख और सुना वहां भी जा रहा है प्रयोगशाला में, लेकिन वहां पे एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है प्रयोगशाला में, करके सीखना भी हो रहा है, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है। यहाँ पे केवल देखना और सुनना है। तो प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि के इस अंतर को आप ध्यान रखेंगे। और प्रयोगशाला विधि में प्रदर्शन का कार्य निहित तो होता है, लेकिन प्रदर्शन में प्रयोगशाला का कार्य निहित नहीं होता है। तो देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित मूर्त अनुभव से अमूर्त चिंतन की ओर सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल प्रस्तुत पुनर्बलन, अब सैद्धांतिक अवधारणाओं को प्रयोग प्रदर्शन करके दिखाया तो बच्चा तुरंत सीखा। ये इसके प्रमुख तत्व होते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, बच्चा निरीक्षण करके, देख करके, सुन करके बच्चा सीखता है। ये इसके प्रमुख तत्व है। सोपान क्या होते हैं प्रदर्शन विधि के? प्रदर्शन विधि के सोपान, प्रदर्शन विधि की प्रदर्शन विधि के सोपान, और सोपानों को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहला जो सोपान होता है वो प्रदर्शन पूर्व योजना एवं तैयारी। प्रदर्शन पूर्व योजना एवं तैयारी प्रयोग प्रदर्शन विधि में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में सबसे पहला पहला स्टेप होता है योजना एवं तैयारी। और योजना एवं तैयारी में क्या क्या योजना होती है, क्या क्या तैयारी होती है कि जिस विषय वस्तु का, ध्यान रखो, जिस विषय वस्तु का मुझे सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण करना है और उस पर आधारित प्रदर्शन करके मुझे दिखाना है, उससे संबंधित जो उपकरण है वो उपकरण पहले से मैं लेकर के तैयार करके रखूंगा, उनका संयोजन करके रखूंगा, बच्चों से पूछे जाने वाले सवालों की योजना बना के रखूंगा। क्योंकि बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्न वो सब हम जब प्रदर्शन करेंगे तो बच्चों ये दिख रहा है, इसमें ये क्या, आपको ये क्या काम करता दिख रहा है, इसको आपने कैसे जाना है, इसको आपने कैसे समझा है, ऐसे जो कुछ प्रश्न उस अवधारणा से जुड़े होंगे वो प्रश्न भी पहले से तैयार होंगे, उपकरण पहले से तैयार होंगे, उनका संयोजन पहले किया जा चुका होगा। ये सब होगा प्रदर्शन पूर्व योजना एवं तैयारी। ये इसका सबसे पहला पहला चरण होता है, सबसे पहला पहला सोपान होता है। दूसरा सोपान क्या होता है? दूसरा सोपान होता है विषय वस्तु का सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण। सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण जिसे हम कई बार प्रस्तावना भी कहते हैं, यानी कि आप बच्चों को डायरेक्ट प्रदर्शन करके नहीं दिखाएंगे, आप बच्चों को पहले वो सैद्धांतिक तौर पे, आप पहले थ्योरी बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण जो होता है, ध्यान रखो, ये व्याख्यान के तौर पर होता है, इसीलिए हमने इसको व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का, क्योंकि व्याख्यान इसमें शामिल है। तो सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण बच्चों को जो अवधारणा मुझे पढ़ानी है वो बच्चों को मैं सैद्धांतिक तौर पर प्रस्तुत करूंगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्रयोग प्रदर्शन कार्य। तीसरे चरण में आप प्रयोग प्रदर्शन यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रयोग प्रदर्शन कार्य, और ये कौन करेगा? ये शिक्षक करेगा। जब प्रदर्शन कार्य जो होता है वो शिक्षक करेगा। शिक्षक बच्चों के सामने जिस विषय वस्तु को सैद्धांतिक तौर पर, अवधारणा को सैद्धांतिक तौर पर पढ़ा चुका है, उससे जुड़े प्रयोग प्रदर्शन को वो करेगा। बच्चे उस प्रयोग प्रदर्शन से इस अवधारणा को आप प्रदर्शन के द्वारा समझ रहे होंगे। और जब ये प्रयोग प्रदर्शन चल रहा होगा, ध्यान रखो, उस समय उसके बाद जो चौथा चरण होता है वो होता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य, और ये कौन कर रहा होता है? श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य भी अध्यापक कर रहा होता है। और उससे श्यामपट्ट कार्य में होता क्या है? अध्यापक जो प्रयोग प्रदर्शन करके दिखा रहा है, तो जो कोई ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, जो कोई रीडिंग आ रही है, उनको बोर्ड पे लिखेगा। अगर कोई आलेख चित्र बनाना है वो भी आलेख चित्र प्रदर्शन के दौरान जो भी, तो जो कोई सूचनाएं, तथ्य, रीडिंग्स जो प्राप्त हो रहे हैं उनको वहां पर लिखेगा। प्रेक्षण जो आ रहे हैं उनको लिखेगा। कोई आरेख है, चित्र है, वो बनाएगा, साथ ही साथ श्यामपट्ट पर प्रदर्शन के दौरान, ताकि बाद में उनको, बच्चों को अच्छी तरीके से और एलाबोरेट कर सके। और पांचवा जो होता है प्रतिलेखन।
प्रतिलेखन एवं निरीक्षण। तो प्रतिलेखन एवं निरीक्षण में क्या हुआ, बच्चे उन तथ्यों को जिनको बोर्ड पे लिख दिया है, जो निष्कर्ष निकाल लिए गए, बच्चे अब उसको अपनी कॉपियों पर लिखेंगे और अध्यापक उसका निरीक्षण करेगा। वापस एक बार सोपान समझ लो। सोपान क्या है, सबसे पहला सोपान प्रदर्शन पूर्व योजना बनाना, तैयारी करना। इससे जो प्रश्न पूछे जाने हैं उसको तैयार करेगा, जो उपकरणों की आवश्यकता है उनको तैयार करेगा, उनको जैसे संयोजन करके जोड़ जाड़ करके रखना है वो काम करेगा। विषय वस्तु का सैद्धांतिक दूसरा सोपान, सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने, यानी कि एक तरीके से प्रस्तावना निकालने का काम कर रहा है, ये व्याख्यान के माध्यम से होगा। तीसरा चरण है प्रयोग प्रदर्शन कार्य, उस विषय वस्तु से जुड़े, अवधारणा से जुड़े प्रदर्शन को करके अध्यापक करके दिखाएगा। चौथा है श्यामपट्ट लेखन। श्यामपट्ट लेखन श्यामपट्ट कार्य है, और श्यामपट्ट कार्य में इस प्रदर्शन के दौरान जो सूचना, जो तथ्य, जो चीज बच्चों को वो बता रहा है उसको बोर्ड पे एक बार रिमाइंड करने के लिए, उनके आपस में संबंध बाद में बच्चों को जोड़ने के लिए, उनको एलाबोरेट करने के लिए वो श्यामपट्ट कार्य करेगा। लास्ट में प्रतिलेखन एवं निरीक्षण, बच्चों के द्वारा वो सारी जो चीजें जो बोर्ड पर लिखी गई है प्रदर्शन कार्य के दौरान अध्यापक के द्वारा वो सारी चीजों को बच्चे उसको उतारते हैं। तो ये प्रदर्शन विधि के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है। साधारण शब्दों में अगर मुझे 2-3 लाइनों में अगर बोलना हो, अध्यापक सैद्धांतिक ज्ञान का प्रस्तुतिकरण करके उससे जुड़े प्रयोग को करके दिखाएगा, बच्चे निरीक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से वो सारी चीजों को सीखेंगे, जो सैद्धांतिक तौर पर समझा है उसे मूर्त अनुभवों से अपने सामने घटित होता हुआ देखेंगे, खुद नहीं करेंगे, घटित होता हुआ देखेंगे, और बच्चे उस अवधारणा से एक तालमेल बिठाएंगे कि हाँ ये अवधारणा ऐसी है। तो ये प्रदर्शन विधि के सोपान होते हैं। प्रदर्शन विधि के गुण क्या होते हैं? प्रदर्शन विधि के गुण, प्रदर्शन विधि के गुण, प्रदर्शन विधि के गुण। सबसे पहला गुण नंबर 1, सबसे पहला गुण मूर्त अनुभवों से, मूर्त अनुभवों से अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर करती है, अमूर्त चिंतन की ओर अग्रसर करती है। मूर्त अनुभवों से अमूर्त, बच्चा मूर्त तौर पे अवधारणाओं को देख रहा है, प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से उनको समझ रहा है, तो उसकी अमूर्त समझ बन रही है। पहला नंबर दूसरा, अवधारणाओं को, अवधारणाओं को सरल, सुगम एवं स्पष्ट, एवं स्पष्ट तरीके से समझाने में सहायक है। जो अवधारणाएं होती हैं उन्हें सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से, सुगम तरीके से समझाने में सहायक होती है। नंबर 3, सैद्धांतिक ज्ञान का, सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल पुनर्वलन करती, तत्काल पुनर्वलन करती। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सैद्धांतिक ज्ञान के तत्काल पुनर्वलन का मतलब आपने बच्चों को जो सैद्धांतिक तौर पर जो बताया है, प्रयोग प्रदर्शन से बच्चा, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल, प्रयोग प्रदर्शन से बच्चा उनको सीख रहा है। आप विज्ञान के, गणित के, पर्यावरण अध्ययन के किसी भी विषय वस्तु पे जब आप काम कर रहे हो, तो बच्चों को आपने जो सैद्धांतिक तौर पर आपने विज्ञान में बता दिया है, आपने गणित में बता दिया है, तो वहां पे बच्चा फिर उसको, जैसे मैंने अभी विज्ञान में कहा, विज्ञान की किसी अवधारणा को, गणित की किसी अवधारणा को, पर्यावरण अध्ययन में किसी घटना को, वो बच्चा तत्काल उसको प्रदर्शन के माध्यम से उसको सीखेगा। चौथा, चौथा बालकों की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता, बालकों की सूक्ष्म
निरीक्षण क्षमता का विकास करती है। ध्यान रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रदर्शन विधि में बच्चे निरीक्षण करते हैं, ये विशेष तौर पे, तो उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास करती का विकास करती है, सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता। पांचवा, बालकों के तर्क एवं चिंतन, तर्क एवं चिंतन का विकास करती, तर्क एवं चिंतन का विकास करेगी, निरीक्षण क्षमता का विकास करेगी, तर्क चिंतन का विकास करेगी। अगला, विषय वस्तु का शिक्षण, विषय वस्तु का शिक्षण रोचक बनाती है, विषय वस्तु का शिक्षण रोचक बनाती है। और ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है कि आप जब किसी अवधारणा को, किसी भी विषय की अवधारणा को आप केवल सैद्धांतिक तौर पे पढ़ाएं बच्चों को, और सैद्धांतिक तौर पे पढ़ाएं, बच्चे उस अवधारणा को उतने ज्यादा अच्छी तरीके से शायद अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे जितने आप उन्हें प्रदर्शन के माध्यम से, उसमें बच्चों पे एक रोचकता रहती है, जिज्ञासा रहती है, और बच्चे उस पूरे पीरियड को, पूरी उस समयावधि के शिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ये इसका, और एक और मैं लिख देता हूं जो मैंने अभी बोला भी था, अनेकों वैज्ञानिक घटनाओं का, अनेकों वैज्ञानिक घटनाओं का सटीक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती, सटीक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती हूँ। यानी कि जैसा मैंने अभी आपको बोला था, जो जब भारत में दिन है तो वहां पे रात है, जब वहां पे दिन है तो भारत में रात है, ये एक वैज्ञानिक घटना हो गई। ऐसी अनेकों घटनाएं हो सकती हैं, ऐसी अनेकों चीज, उनका सटीक स्पष्टीकरण प्रदर्शन के माध्यम से आप कर सकते हैं, कर बच्चों को करा सकते हैं। ये इसके प्रमुख गुण हैं। प्रदर्शन विधि के दोष भी बड़े इंपॉर्टेंट है, और प्रदर्शन विधि के गुण और दोष दोनों में से सवाल बड़ा अच्छा बनता है। प्रदर्शन विधि के दोष, प्रदर्शन विधि के दोष, प्रदर्शन विधि के दोष। और दोष नंबर एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में जब सवाल आते हैं ना कि प्रदर्शन विधि के कौन सा निम्न में से एक दोष नहीं है, या प्रदर्शन विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, या कौन सा एक कथन सही है, वहां पे ये जो सारी समझ, वो आपकी बड़ी सारी समझ। तो पहला पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट दोष है वो ये है, व्यवहार के संज्ञानात्मक एवं भावात्मक, व्यवहार के संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष का तो विकास करती है, विकास करती है, किंतु क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं करती। तो क्योंकि करना शामिल ही नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग इसके अंदर है ही नहीं, तो फिर करेगी कहां? संज्ञानात्मक और भावात्मक का, यानी कि आपको समझा रही है, आपकी तर्क चिंतन का विकास कर रही है, तो संज्ञानात्मक का विकास हो गया। आपको रोचक लग रहा है सीखने के लिए, आपके अंदर एक जिज्ञासा प्रबल हो रही है, तो आपका भावात्मक पक्ष का विकास हो गया। लेकिन आपके क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं हो रहा है,
ये, और इसका मतलब क्या है, इसी बात को हम दूसरे शब्दों में जब बोलते हैं शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति, शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों, ध्यान रखना ये ऐसी शब्दावली जो है ना, ऐसी शब्दावली प्रश्नों में कब टूट के आ जाती है पता नहीं लगता है। शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सक्षम नहीं है, तो शिक्षण के जो अलग अलग ज्ञान में, अवबोध में, अनुप्रयोग में, कौशल में, अभिरुचि में, अभिवृत्ति में जो उद्देश्य होते हैं शिक्षण के उद्देश्य, उसमें ज्ञान की प्राप्ति करा सकती है, अवबोध की प्राप्ति करा सकती है, अनुप्रयोग की स्थिति करा सकती है, अनुप्रयोग उद्देश्य की, लेकिन कौशल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कराती। शिक्षण के जो उद्देश्य है, शिक्षण के उद्देश्यों में विस्तार से हमने चर्चाएं की है, तो उन उद्देश्यों की प्राप्ति यानी कि क्रियात्मक, और ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है, पहला और दूसरा बिंदु। जब क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, क्रियात्मक पक्ष का विकास होगा, तो शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य भी पूरे होंगे, और जब क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा तो शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा प्रमुख दोष, जैसा मैंने अभी आपको बोला था, तीसरा प्रमुख दोष क्या, कि द्विपक्षीय प्रक्रिया है, टू वे प्रोसेस है, विद्यार्थी सक्रिय है, शिक्षक भी सक्रिय है, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षक केंद्रित विधि है, प्रभुत्ववादी विधि है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण और संचालन जो है वो शिक्षक के हाथ में होता है। द्विपक्षीय, मैं क्या लिखा रहा हूं, दोष लिखा रहा हूं, द्विपक्षीय प्रक्रिया होने के बावजूद भी यह शिक्षक केंद्रित विधि है, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि है क्योंकि, इसका जवाब भी लिखेंगे, क्योंकि संपूर्ण प्रदर्शन प्रक्रिया का, या संपूर्ण प्रक्रिया लिख दो, संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन एवं नियंत्रण केवल शिक्षक करता है, केवल शिक्षक करता है। ये बड़े 3 प्रमुख दोष हो गए। और जहां पे कोई भी प्रक्रिया शिक्षक के हाथ में रहेगी, नियंत्रण अध्यापक के हाथ में रहेगा, सब कुछ करने वाला अध्यापक होगा, वो बाल केंद्रित हो ही नहीं सकती, वो अध्यापक केंद्रित होगी। और चौथा और इंपोर्टेंट, यदि उपकरणों का संयोजन उचित ना हो, एवं प्रयोग प्रदर्शन ठीक से न किया जाए तो अवधारणाएं स्पष्ट रूप से नहीं समझी जा सकती, स्पष्ट रूप से नहीं समझी जा सकती। अगर आपने जो उपकरण प्रदर्शन के लिए रखे हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से संयोजन नहीं है, उनका प्रॉपर तरीके से एक एडजस्टमेंट नहीं है, दूसरा आपने प्रदर्शन की, जब उपकरण का संयोजन ही सही तरीके से नहीं है तो फिर प्रदर्शन भी ढंग से नहीं होगा, और प्रदर्शन भी ढंग से नहीं होगा तो फिर जो अवधारणा जो आप समझाना चाह रहे हो वो अवधारणा ढंग से आप समझा नहीं सकते हो। ये चौथा दोष। और अगला दोष, चौथा कि पांचवा, चौथा और पांचवा और प्रमुख दोष, ये भी प्रमुख दोष है पांचवा, कि बड़े समूहों में
बड़े समूहों में प्रदर्शन के दौरान सभी बालक या सभी विद्यार्थी समान रूप से सक्रिय रहकर नहीं सीख पाते। यानी कि आप जब प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं, प्रयोग प्रदर्शन जब आप कर रहे हैं, तो प्रयोग प्रदर्शन में आप जो भी बच्चों को उस सैद्धांतिक अवधारणा प्रस्तुत करने के बाद जो भी बच्चों को आप प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, तो वो बच्चा उसको प्रदर्शन कार्य को तब देखेगा जब वो बच्चे सीमित होंगे, आपके प्रयोग प्रदर्शन के आसपास होंगे। अब भीड़ है 100 बच्चों का, 70-80 बच्चों का सेक्शन है, वहां पे आप प्रदर्शन करके दिखा रहे, तो जो आपके आसपास के बच्चे हैं वो तो सक्रिय रहेंगे, लेकिन जो दूर के बच्चे हैं वो उतना सक्रिय नहीं रह पाएंगे और ना ही उतना सक्रिय रह करके उसको देख पाएंगे। तो ये एक बड़ा इसका प्रमुख दोष होता है। प्रदर्शन विधि से जुड़ी ये सारी बातें, आपके मूर्त से अमूर्त अवधारणा, ये सारी बातें आपकी लगभग क्लियर है और मैंने आपको लगभग एक एक सारी बातें आपको क्लियर कर दी। एक बार स्लाइड्स को हम लोग देख लेते हैं, एक बार सारी स्लाइड्स को आप लोग एक बार देखें और फिर प्रदर्शन विधि, जिसे हमने व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि भी कहा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इन दोनों स्थितियों में आप देखेंगे सबसे पहले एक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है जो लर्निंग बाई ऑब्जर्वेशन, अवलोकन द्वारा सीखने या निरीक्षण, अवलोकन या निरीक्षण, ध्यान रखो, अवलोकन यानी कि निरीक्षण द्वारा सीखने, दोनों शब्द देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द आता है ऑब्जर्वेशन। तो सीखने वाली विधि इस सिद्धांत पर आधारित तो होती है। इस विधि में शिक्षक द्वारा अवधारणाओं को सैद्धांतिक प्रस्तुत कर देने के बाद उस पर आधारित एक प्रदर्शन किया जाता है, प्रयोग प्रदर्शन करके बच्चों को दिखाया जाता है और बालक मूर्त अनुभव करके अमूर्त चिंतन की ओर जाते हैं, अमूर्त अवधारणा को स्पष्ट तरीके से सीख पाते हैं। प्रदर्शन विधि में सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल पुनर्वलन होता है। मैंने कहा सैद्धांतिक तौर पर जो सिखाया उसका तत्काल पुनर्वलन होगा। इस प्रदर्शन कार्य में प्रमुख तौर पर दो इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, एक तो श्रवणेंद्रिय सुनना और एक दृश्येंद्रिय देखना, और इसीलिए देखना और सुनना सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इसीलिए इस विधि को देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित विधि माना जाता है। देखो सुनो और समझो, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इस विधि को शिक्षक की प्राकृतिक विधि कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक तथ्य था, शिक्षक की प्राकृतिक विधि। और प्राकृतिक विधि इसलिए क्योंकि सामान्य तौर पर शिक्षक जब अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने करते हैं तो तरीका यही होता है कि बच्चों को वो समझा रहे हैं, कोई अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर उस पर आधारित कोई उदाहरण बच्चों को दे रहे हैं, वो उदाहरण बच्चों के सामने किसी आइटम वस्तु किसी प्रदर्शन से जुड़े हो सकते हैं। तो उस विषय वस्तु, उस अवधारणा की जो संरचना क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, वो सब बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझा दिया जाता है। प्रदर्शन और प्रयोगशाला विधि में अंतर क्या होता है? प्रयोगशाला विधि में करके सीखना नियत होता है, प्रदर्शन में करके सीखना नियत नहीं होता है। वो बाल केंद्रित विधि है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। प्रयोगशाला बाल केंद्रित है, प्रदर्शन शिक्षक केंद्रित है। सोपान मैंने आपको समझा दिए थे। प्रदर्शन पूर्व योजना बनाना, तैयारी करना, कि पहले से आपको करना होता है, जिसमें उपकरणों का संयोजन रहेगा, प्रश्नों की तैयारी करना रहेगा, प्रदर्शन की सारी रूपरेखा। दूसरा होता है विषय वस्तु का सैद्धांतिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तीसरा आपको प्रयोग प्रदर्शन कार्य बच्चों को सामने करके दिखाना होता है। चौथा श्यामपट्ट लेखन होता है, श्यामपट्ट कार्य जो अध्यापक के द्वारा बीच बीच में प्रदर्शन के दौरान किया जाएगा। जो जो तथ्य आंकड़े उसको लिखने, वो तथ्य आंकड़े वो वहां लिखेगा। और पांचवा होता है प्रतिलेखन एवं निरीक्षण, जो अध्यापक के लिख देने के बाद बोर्ड पे वो बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके सोपान होते हैं, गुण होते हैं। मूर्त चिंतन से अमूर्त, मूर्त अनुभव से अमूर्त चिंतन की ओर जाती है, अवधारणा को सरल सुगम स्पष्ट तरीके से बताती है, सैद्धांतिक ज्ञान का तत्काल पुनर्वलन करती है, बालकों की सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता का विकास करती है, तर्क चिंतन का विकास करती है, विषय वस्तु का शिक्षण रोचक बनाती है, वैज्ञानिक घटनाओं का सटीक स्पष्टीकरण देती है। और दोष इसके 3-4 प्रमुख दोष हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। पहली बात, क्रियात्मक पक्ष का विकास नहीं करती है, संज्ञानात्मक भावात्मक का करती है, क्रियात्मक का नहीं करती है। कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करती है। शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य द्विपक्षीय प्रक्रिया है, फिर भी शिक्षक केंद्रित है, प्रभुत्ववादी है, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया का नियंत्रण संचालन अध्यापक के हाथ में है। और उपकरणों का संयोजन अगर प्रॉपर ना हो तो अवधारणा बिखर जाएगी, समझ नहीं आएगी बच्चों की। और बड़े समूहों में प्रदर्शन अगर किया जाता है
तो सारे बच्चे समान रूप से सक्रिय नहीं रह पाते, ये इसका एक दोष है। अगर मान लीजिए ये प्रयोगशाला का कार्य होता, प्रयोग का कार्य होता, बच्चे खुद कर रहे होते, तो भले समूह बड़ा हो, फिर क्या दिक्कत आती है। तो इस पूरे उसमें विद्यार्थियों आपने देखा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कहीं भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से आप उन्हें कनेक्ट कर पाए होंगे। और प्रदर्शन विधि को जब आप पढ़ते हैं तो साथ साथ कहीं ना कहीं प्रयोगशाला विधि का भी ध्यान में कहीं रखना होता है, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो तुलनात्मक तौर पे अगर समझ में होती है तो परीक्षा में जो सवाल होता है, इसका जो सवाल मैंने बताया था आपको परीक्षा में आया, देखो सुनो और समझो, वहां पे बच्चों ने कहीं प्रयोगशाला विधि को कहीं कंसिडर कर लिया। बच्चों ने ये नहीं देखा कि प्रयोगशाला विधि करके सीखना है, इसमें केवल देखो सुनो और समझो, यानी कि करके सीखना है ही नहीं। तो अंग्रेजी में भी आता है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के सिद्धांत पे, यानी कि अवलोकन के द्वारा सीखने के सिद्धांत पे कौन सी विधि होती है, प्रदर्शन विधि होती है। व्याख्यान से प्रदर्शन विधि इसको क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें सैद्धांतिक जो ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है वो व्याख्यान के माध्यम से किया जाता है, फिर प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके दोनों नाम है, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अच्छे से आपने जाना होगा, अच्छे से आपने देखा होगा। नोट्स अच्छे से बनाइए, तैयारी अच्छे से करिए, और एक बार ढंग से समझ लेने के बाद, दिमाग में छप जाने के बाद मेरे वीडियोस को आप देखा करें, एक बार नॉर्मल स्पीड पे ही देखा करें, वो सारी बातें आपको नॉर्मल स्पीड में समझ में आएंगी अच्छे से। फिर बाद में जब कभी रिवीजन करना हो फिर भले फास्ट करके देखें, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका हमेशा, ये मैं प्रबलता से बोलता हूँ, पढ़ने का तरीका एक बार तो किसी अवधारणा को पहली बार सीखते समय उसको आप सही तरीके से सीखें ही, बाद में रिवीजन के टाइम पे फास्ट चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी मुलाकात होती रहेगी, हम अन्य खंडों पे मुलाकात करेंगे सिलेबस। जय हिंद, जय भारत।